सुबह की 20 बड़ी खबरें देख रहे थे आप। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। अब बात बिहार की करते हैं, क्योंकि आज बिहार की सत्ता का सेमीफाइनल तय होने वाला है। बिहार विधानसभा की 10 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 7 विधानसभा सीटों पर शाम 6 बजे तक, तो हाजीपुर, परबत्ता और बांका में शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। चुनाव के नतीजे 25 अगस्त को आएंगे। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कैसे मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का ये उपचुनाव बेहद अहम है। 20 सालों की दुश्मनी भुलाकर नीतीश और लालू एक साथ आए हैं। वहीं बीजेपी को मोदी के मैजिक पर भरोसा है। ये बात अलग है कि खुद नरेंद्र मोदी ने इस उपचुनाव के लिए प्रचार में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 4 जगह की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। लोग घरों से बाहर निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बिहार के इस उपचुनाव पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मोहनिया से हमारे साथ विपिन चौबे जुड़ गए हैं। सबसे पहले विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, वैसे तो सिर्फ 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये 10 सीटों के उपचुनाव कितने अहम है बिहार के लिए, बिहार की सियासत के लिए, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए और कुल मिलाकर देश की सियासत में भी एक नई दिशा तय करने के लिए? बिल्कुल, ये चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेमीफाइनल कहा जा रहा है विधानसभा के आम चुनाव से पहले जो 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि यहां पर कई तरह के नए गठबंधन बने हैं और पुराने गठबंधन टूटे हैं इन चुनावों से पहले। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी की जो हवा लोकसभा चुनाव से पहले बह रही थी, क्या उस हवा का जलवा अब भी बरकरार है या फिर नया गठबंधन अपने आप अपना वर्चस्व बचा पाने में कामयाब रहेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जो दो धुर विरोधी इससे पहले 10 साल से एक दूसरे के दुश्मन थे, वो अब दोस्त बन चुके हैं, और जो 10 साल से दोस्त थे वो दुश्मन बन चुके हैं। तो किसका जलवा बिखरेगा? क्या नए दोस्त कामयाब होंगे या पुराने दुश्मन कामयाब होंगे? ये अभी देखना बाकी है। और वोटिंग इन 10 सीटों पर जारी है। मोहनिया में मैं खड़ा हूं, सुबह से वोटिंग हो रही है, लेकिन स्लो है वोटिंग, और लोगों को इंतजार है कि घर से लोग बाहर निकले और अपने वोट का इस्तेमाल करें, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट का इस्तेमाल करें, ताकि यहां से एक ऐसी तस्वीर निकले जो पूरे देश में कम से कम एक रिफ्लेक्शन तो जरूर डालेगी कि आखिर बिहार में जो बदलाव देखने को मिलेगा उसका बाकी इलाकों में या बाकी जगहों पर क्या असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कौन 10 का दम दिखाएगा इस पर नजर रहेगी, क्योंकि एक तरफ एक महागठबंधन है, दूसरी तरफ अकेले मोदी है, बीजेपी है। क्या मोदी की जीत होती है या फिर महागठबंधन उन्हें हराने में कामयाब रहता है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस उपचुनाव से क्या कुछ तय होने वाला है, सियासी जमीन कैसे तय होने वाली है, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में भी क्या ऐसे महागठबंधन बन सकते हैं? इस पर प्रदीप जी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कौन कौन कहां से चुनावी मैदान में उतरा हुआ है, साथ ही आपको दिखाते हैं कि पुराने आंकड़े क्या कहते हैं। बदले सियासी समीकरणों के बीच आज पटना की सत्ता का सेमीफाइनल हो रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों की ये जंग न सिर्फ बिहार बल्कि देश की राजनीति के लिए भी अहम साबित हो सकती है। आज जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो हैं हाजीपुर, छपरा, मोहिउद्दीन नगर, परबत्ता, राजनगर, जाले, मोहनिया, बांका, भागलपुर और नरकटियागंज। इस उपचुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और लालू नीतीश के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच है। कांग्रेस भी लालू और नीतीश के साथ मिलकर लड़ रही है। बीजेपी ने 9, एलजेपी ने 1, आरजेडी और जेडीयू ने 4-4 और कांग्रेस ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी ने रणधीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। रणधीर सिंह पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। इनके सामने बीजेपी ने पार्षद रह चुके कन्हैया सिंह को उतारा है। जाले विधानसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार ऋषि मिश्रा मैदान में हैं। ऋषि मिश्रा पूर्व मंत्री ललित नारायण मिश्रा के संबंधी हैं। इनके पिता विजय मिश्रा जेडीयू से विधान पार्षद हैं। ऋषि मिश्रा के सामने बीजेपी से रामनिवास ताल ठोक रहे हैं। बांका विधानसभा सीट से आरजेडी ने इकबाल हुसैन अंसारी को मैदान में उतारा है। फिलहाल ये मुखिया हैं। इनके सामने बीजेपी के राम नारायण मंडल खड़े हैं। 3 बार विधायक रह चुके राम नारायण पशुपालन मंत्री भी रह चुके हैं। परबत्ता विधानसभा सीट से जेडीयू ने पूर्व परिवहन मंत्री आरएन सिंह को खड़ा किया है। इनके सामने एलजेपी ने सुहेली मेहता को उतारा है। सुहेली पहले बीजेपी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थी।
भागलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत कुमार शर्मा मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने नभय कुमार चौधरी को खड़ा किया है। वहीं राजनगर विधानसभा सीट से आरजेडी ने रामावतार पासवान को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने रामप्रीत पासवान को खड़ा किया है। मोहिउद्दीन नगर विधानसभा से आरजेडी के अजय कुमार की किस्मत दांव पर है, तो वहीं बीजेपी से राजेश कुमार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेफ्ट ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, मगर इज्जत दांव पर नीतीश और लालू की ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, कौन कौन कहां से चुनावी मैदान में है ये तो आपने देख लिया। हमारे साथ विपिन भी लगातार जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये उपचुनाव बेहद अहम है। ये सिर्फ एक सूबे के उपचुनाव ही नहीं है, मगर सियासी जानकार इन्हें राजनीतिक प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं। खास तौर पर लालू नीतीश के सियासी प्रयोग पर या तो चुनावी मोहर लग जाएगी या फिर जनता उन्हें रिजेक्ट कर देगी। लिहाजा देश की नजर इन चुनावों पर टिक गई है। बिहार में 10 सीटों की ये जंग 2 दिग्गजों के लिए नाक का सवाल बन गई है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सियासत की ये धुरंधर एक मंच पर गलबैयां डाले दिख तो गए, मगर क्या अगले साल होने वाली पटना की जंग को भी साथ लड़ेंगे? इसका जवाब इन्हीं 10 सीटों के नतीजों से मिलेगा। आज जिन 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इनमें से बीजेपी के पास 6 सीटें, जेडीयू के पास 2 सीटें, कांग्रेस के पास 1 सीट और 1 निर्दलीय के पास थी। बिहार में हुए लालू नीतीश के गठबंधन के पीछे तर्क अंक गणित का दिया जा रहा था। अंक गणित क्या है, अब आपको ये समझाते हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 31 सीटें मिली थी, जबकि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस को 9 सीटें। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 38.8% वोट मिले थे। आरजेडी कांग्रेस एनसीपी गठबंधन 29.7% के साथ दूसरे नंबर पर रहा था और जेडीयू 15.8% वोट के साथ तीसरे नंबर पर। महागठबंधन के वोट शेयर को जोड़ दें तो ये 45.5% हो जाता है, यानी एनडीए से 6.7% ज्यादा। इसी अंक गणित की दुहाई लालू और नीतीश दे रहे हैं और जीत का दावा करते फिर रहे हैं, मगर अंक गणित पूरी कहानी नहीं कहता। बात केमिस्ट्री की भी है, जाति और धर्म की केमिस्ट्री। क्या नीतीश अपने वोट बैंक महादलित और पसमानदा मुसलमानों को ये समझा पाएंगे कि अब लालू के जंगलराज का खौफ नहीं है? क्या शीर्ष पर हुआ ये गठजोड़ जमीन पर भी कार्यकर्ताओं को जोड़ पाएगा? जाहिर है नतीजों पर सबकी नजर टिकी हुई है। अगर नतीजे इस महागठबंधन के पक्ष में आए तो पूरे देश में मोदी के खिलाफ नए गठबंधन की शुरुआत हो सकती है। दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही सियासी प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ हो जाएगी और उत्तराखंड चुनाव के बाद बीजेपी के लिए ये दूसरा बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर बीजेपी बाजी मार गई तो नरेंद्र मोदी को इस जीत का श्रेय मिलेगा। बिहार में महागठबंधन टूट सकता है। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन के प्रयोगों पर ब्रेक लग जाएगा। जेडीयू सरकार अस्थिर हो जाएगी। बीजेपी बिहार में जल्द चुनाव की मांग कर सकती है और लालू प्रसाद यादव के लिए वापसी मुश्किल हो जाएगी। जाहिर है बिहार की इन 10 सीटों के नतीजे पूरे देश की सियासत को बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि कितना अहम ये उपचुनाव है प्रदीप जी। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ एक महागठबंधन बना है, एक ऐसा महागठबंधन जिसको सियासी प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। कितना ताकतवर ये अब महागठबंधन इस वक्त आपको नजर आ रहा है? क्या मोदी फैक्टर को खत्म करने का, मोदी मैजिक को कम करने का मादा रखता है? देखिए तान्या, ये उपचुनाव जो है वैसे तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत इनकी नीतीश कुमार के लिए है। उनकी राजनीति की दिशा इस उपचुनाव के नतीजों से तय होगी। उन्होंने पिछले 6 महीने में एक तरह से 2 स्टैंड लिए हैं और बहुत बड़े बदलाव किए हैं अपनी राजनीतिक दिशा में। पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, एनडीए से निकलकर बाहर आए और उन्होंने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव अकेले लड़े और बहुत बुरी तरह हारे। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद वो नतीजे देखने के बाद उन्होंने तय किया कि लालू प्रसाद यादव के साथ अगर वो जाएं, लालू और वो मिल जाएं, तो शायद बिहार में स्थिति बदल सकती है। अब ये दूसरा उनका प्रयोग, ये
10 उपचुनावों से तय होगा, उनके नतीजों से, कि वो कितना कामयाब होता है या नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार उस पुरानी 15-20 साल पुरानी मंडल की राजनीति की ओर लौटे हैं, जिसको मंडल समर्थकों की नई पीढ़ी छोड़ चुकी है। जो नई पीढ़ी है मंडल समर्थकों की, वो विकास की ओर जाना चाहती है, जिसके लिए पिछले 8 साल से नीतीश कुमार जाने जाते थे, जिस पर उनको समर्थन मिला था बीजेपी के साथ। वो रास्ता छोड़कर वो पुराने रास्ते पर गए हैं और उन्होंने सुशासन का, विकास का ये पूरा मुद्दा बीजेपी के लिए अकेले छोड़ दिया है। तो ऐसे में उनको कितना, देखिए लालू प्रसाद यादव का कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। एक तरह से उनको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हुआ है कि जो नीतीश कुमार उन्हें भ्रष्ट, उन्हें परिवारवादी बताकर छोड़कर, जातिवादी राजनीति करने वाला बताकर छोड़कर गए थे 20 साल पहले, आज लौट कर आए हैं उनके पास। तो लालू प्रसाद यादव का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की छवि जरूर इससे धूमिल हुई है। और क्या कहीं ना कहीं कोशिश ये भी है कि जमीनी हकीकत भांप ले इस उपचुनाव के जरिए, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, इस गठबंधन, इस महागठबंधन से फायदा मिलता है कि नहीं, उसके इस उपचुनाव के नतीजों के बेसिस पे अगले साल के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस उपचुनाव के नतीजों के बाद जो गैर भाजपा दल हैं उनको अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। अगर उनको कामयाबी मिलती है तो ये गठबंधन और मजबूत होगा, अगर नाकामी मिलती है तो ऐसी हालत में गठबंधन को बिखरने से रोकना बहुत कठिन होगा, फिर सब अपना अलग अलग रास्ता तय करेंगे। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो कांग्रेस पार्टी, जिसका कोई लगभग जनाधार बचा नहीं है। सबसे ज्यादा फायदे में इन 3 गठबंधन में शामिल इन 3 दलों में अगर किसी का होगा तो लालू प्रसाद यादव का, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वो सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर सकते हैं। उसका लाभ जो बीजेपी या एनडीए विरोधी वोट है वो उनके साथ पोलराइज हो सकता है। ये अगर नीतीश कुमार या जेडीयू की स्थिति बहुत खराब होती है इन उपचुनाव में। बिल्कुल, विपिन का एक बार रुख कर लेते हैं। विपिन, जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं उसे आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि अगर इस महागठबंधन को कामयाबी मिलती है, कुछ सीटें मिल जाती हैं, अच्छा नंबर आ जाता है इन 10 सीटों में से, तो क्या हम देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के महागठबंधन देख सकते हैं आने वाले समय में? क्योंकि खुद लालू सजेस्ट कर चुके हैं, सुझाव दे चुके हैं कि मुलायम मायावती को साथ आ जाना चाहिए। क्या इस तरह के और महागठबंधन बन जाएंगे? बिल्कुल, और ये विधानसभा के उपचुनाव के जो रिजल्ट होंगे बताने वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। आप देखिए कि उत्तराखंड में जिन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें बाजी मारने में कांग्रेस कामयाब रही थी, उसका कितना असर कांग्रेस के मोरल पर पड़ा है। और बाकी राज्य उसका उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए कहां गया बीजेपी का वो जलवा, कहां गया मोदी का वो जादू। और अगर यहां पर ऐसा होता है और लालू और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है, जो दोस्ती है, जो नए समीकरण है वो कामयाब होता है, तो बाकी राज्य कहीं ना कहीं इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और मोदी का तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। और बाकी राज्यों में कांग्रेस अन्य जो छोटे छोटे दल हैं, जो प्रादेशिक दल हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनसे कोलेशन करके कोशिश करेगी कि किसी तरह उन स्टेट्स में मोदी का तोड़ और बीजेपी का तोड़ निकाला जाए। इसीलिए इसको राजनीतिक प्रयोग कहा जा रहा है इस महागठबंधन को, और देखना होगा कि मोदी का तोड़ क्या निकाल पाते हैं बिहार में इस उपचुनाव के जरिए, इस महागठबंधन को करके जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर, या फिर नहीं। विपिन और प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। इसी के साथ यहां पर रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।